गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर सुमन, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। ई लेक्चर की इन सीरीज में हम लोग एलएलबी फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फैमिली लॉ फर्स्ट, एलएलबी प्रथम वर्ष के विषय पारिवारिक विधि प्रथम, जिसे हम लोग हिंदू विधि के नाम से जानते हैं, विषय पर पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने सेक्शन 5 हिंदू विवाह के लिए आवश्यक शर्तें, कंडीशन ऑफ ए हिंदू मैरिज टॉपिक आप लोगों को समझाया। आई होप आप लोग जरूर उससे लाभान्वित हुए होंगे। प्रेजेंट सिचुएशन में हमें अब लेक्चर्स की इन्हीं सीरीज के माध्यम से पढ़ना है। तो लेक्चर की इस अगली सीरीज में आज हम लोग सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8 हिंदू विवाह अधिनियम 1955, धारा 7 सेरेमनीज फॉर ए हिंदू मैरिज एंड सेक्शन 8 रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज टॉपिक पर पढ़ेंगे। अर्थात धारा 7 हिंदू विवाह के लिए संस्कार के बारे में बताती है, जिसके अनुसार हिंदू विवाह, उसमें जो पार्टी जो विवाह कर रही है दोनों के यहाँ प्रचलित रूढ़िगत जो संस्कार है उनके अनुरूप संस्थापित किया जा सकेगा। सेक्शन 7 का फर्स्ट क्लॉज उपधारा 1 कहती है कि दोनों पक्षकारों में से किसी के यहाँ प्रचलित रूढ़िगत संस्कारों के अनुरूप अनुस्थापित किया जा सकेगा। इसी तरह सेक्शन 7 का सेकंड क्लोज कहता है कि जहां ऐसे आचार और संस्कारों के अंतर्गत सप्तपदी मीन्स कि जैसे अग्नि के समक्ष वर वधू साथ मिलकर के जो 7 फेरे या 7 पग चलते हैं, वहां विवाह पूरा और बाध्यकर हो जाता है जैसे ही 7वां स्टेप पूरा कर लिया जाता है। जहां तक बात आती है मैरिज की, तो सारे रीति रिवाज हम लोग, हमारे घरों में बहुत सारे विवाह हम लोगों ने देखे होंगे, तो ऑलमोस्ट सभी रीति रिवाज हम लोग जानते हैं। हिंदू विवाह एक बहुत आध्यात्मिकता के साथ साथ पवित्र संस्कार भी है। 16 संस्कारों में से एक संस्कार है। दूसरा, हम लोग इन संस्कारों से जुड़े हुए हैं और स्पिरिचुअल हम लोग सभी संस्कारों को या मैरिज को लेके सभी लोग उत्साहित रहते हैं, जिस कारण सेरेमनी सभी पूरी करते हैं। सभी विवाह में जितने भी संस्कार किए जाते हैं या जितने भी रीति रिवाज होते हैं, उनको पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। मोटे मोटे तौर पे हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं। एक और बात, सुरजीत कौर वर्सेज गज सिंह, AIR 1994 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में क्या हुआ कि दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ बिना कोई आवश्यक अनुष्ठान संपन्न किए रह रहे थे और दोनों ने अपने यहाँ प्रचलित किसी भी प्रथा का, मतलब अब जो उनके यहाँ प्रचलित थी उनमें से कोई भी प्रथा उन्होंने नहीं की या किसी भी प्रथा के अनुसार उन्होंने कोई भी अनुष्ठान पूर्ण नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद में यह कहा कि किसी पक्षकार के या फिर दो अपोजिट लोग, दो पक्षकार अगर
खुद ही हस्बैंड वाइफ के रूप में एक साथ पति पत्नी जैसे रहते हैं, तो उनका सिर्फ और सिर्फ साथ रहना हस्बैंड वाइफ का स्टेटस उन्हें नहीं देता है, क्योंकि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 7 के अनुसार आवश्यक अनुष्ठान जो है धारा 7 में बताए गए हैं, उनमें से किसी का भी पालन नहीं किया गया। अर्थात सुरजीत कौर वर्सेस गज सिंह के मामले से ये तथ्य सामने आता है कि पक्षकारों का एक दूसरे के साथ रहना पति पत्नी जैसे उनको हस्बैंड वाइफ का स्टेटस नहीं दिला सकता। विवाह के विषय में तभी हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि दोनों ने आवश्यक अनुष्ठान, अगर कोई पक्षकार रह रहे हैं तो यह माना जाता है कि वो पति और पत्नी के रूप में उन्होंने आवश्यक अनुष्ठान विवाह के जरूर पूर्ण किए होंगे। सेक्शन 8 रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज, धारा 8 हिंदू विवाह का रजिस्ट्रेशन। Section 8 clause first for the purpose of facilitating the proof of Hindu marriage, the state government may make rules providing that the parties to any such marriage may have the particulars relating to their marriage entered in such manner and subject to such conditions as may be prescribed in a Hindu marriage register kept for the purpose. सेकंड क्लोज सेक्शन 8 का, notwithstanding anything contained in subsection first, the state government may, if it is of opinion that it is necessary or expedient so to do, provide that the entering of the particulars referred to in subsection first shall be compulsory in the state or in such cases as may be specified, any person contravening any rule made in this behalf shall be punishable with fine which extend to 20 rupees. And the third clause is, all rules made under this section shall be laid before the state legislature as soon as may be after they are made. And the last is, the Hindu marriage register shall at all reasonable times be open for inspection and shall be admissible as evidence of the statements therein contained, and certified extracts therefrom shall on application be given by the registrar on payment to him of the prescribed fees. And last point, section 8 का 5 clause, notwithstanding anything contained in this section, the validity of any Hindu marriage shall in no way be affected by the omission to make the entry. अर्थात सेक्शन 8 हिंदू विवाह का जो रजिस्ट्रेशन बताता है वो ये कहता है कि हिंदू विवाह को किए जाने के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार उपबंधित करने वाले नियमों को बना सकेगी। अर्थात स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो कैसे रूल बनाती है कि किसी विवाह के पक्षकार अपने विवाह से संबंध सारी विशिष्टियां जो भी हैं इस प्रयोजन के लिए रखे जाने वाले हिंदू विवाह रजिस्टर में ऐसी रीति और शर्तों के अधीन रहकर जैसा विहित किए जाए प्रविष्ट करा सके। अर्थात न्यायालय में इस मैरिज के पर्टिकुलर्स की जो डिटेल लिखी जाती है उनके जो रजिस्टर रखा रहता है उसमें वो लोग पक्षकार जो है एंट्री करवा सकते हैं। सेकंड क्लॉज ये कहता है कि राज्य सरकार यदि इसकी राय यह है कि ऐसा करना आवश्यक है तो उपधारा फर्स्ट में किसी बात के होते हुए उपबंध कर सकती है कि उपधारा 1 में निर्दिष्ट प्रविष्टियों को प्रविष्ट करना उस राज्य या उसके किसी भाग में सभी मामलों में या अवस्थाओं में जिसे निर्दिष्ट किया गया है ऐसे बनाए कि उन नियमों का उल्लंघन करने वाले कोई व्यक्ति जुर्माने से, जो कि 25 रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। अर्थात 25 रुपए तक का दंड ही इसमें निर्धारित किया गया है।
इस धारा के अधीन बनाए गए सभी नियमों या उसके पश्चात बनाए जाने ऐतिहासिक राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाएंगे। हिंदू विवाह रजिस्टर सब रीजनेबल समयों पर निरीक्षण के लिए खुला रहेगा, अर्थात कोई भी व्यक्ति उस रजिस्टर का निरीक्षण कर सकेगा। और यही नहीं, इतना ही सही नहीं है, अगर मान लीजिए एविडेंस में कहीं वो चाहिए तो वो रजिस्टर साक्ष्य के रूप में एडमिसेबल होगा, ग्राह्य होगा। और रजिस्ट्रार आवेदन किए जाने पे जो भी है निर्धारित फीस का भुगतान करने पे उसकी सारी चीजों का प्रमाणित अटेस्टेड जो भी होती है कॉपी उपलब्ध करा देगा। साथ ही साथ हिंदू विवाह की मान्यता ऐसी प्रविष्टि करने के लोग द्वारा किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं होगी। अर्थात जो सेक्शन 8 का 5 क्लोज जो ये कहता है वो ये कहता है कि अगर ऐसी प्रविष्टियां नहीं कराते हैं, ऑमिट कर देते हैं, ऑमिशन टू मेक द एंट्री, यानी कि अगर ऐसी प्रविष्टियों की एंट्री नहीं कराई जाती है तो भी उससे कोई मैरिज प्रभावित नहीं होगी। क्योंकि बहुत सारी मैरिज देखिए हमारे यहाँ है, अभी भी है, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया है। धारा 8 जो है वो हिंदू विवाह को के जो मतलब सिर्फ ये समझिए इस चीज को आप इस तरह से कि सेक्शन 8 जो है सिर्फ उसके अटेस्टेशन को, प्रमाण को पुख्ता बनाता है कि किसी भी विवाह के पक्षकार अगर उस रजिस्टर में कोई एंट्री कराते हैं और एविडेंस में कहीं वो चाहिए तो वो उस मैरिज को पुष्टि करेंगे। क्योंकि लास्ट क्लोज 5 है वो ये कहता है कि अगर ऑमिशन होता है तो फिर कोई ऑमिशन टू मेक द एंट्री वे नॉट अफेक्टेड, मैरिज तो प्रभावित नहीं हो रही है ना। अगर नहीं भी होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, विवाह की वैधता चैलेंज नहीं हो रही है इससे। अर्थात रजिस्ट्रेशन जो है सिर्फ और सिर्फ हिंदू विवाह के वैध रीति से अनुस्थापित होने का वैध प्रमाण प्रस्तुत करता है। विवाह है या नहीं है, विवाह रजिस्टर्ड है, सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन विवाह को वैध नहीं बनाता। साझी वर्सेस गोपीनाथ एक केस था, AIR 1955 मद्रास हाईकोर्ट। इस मामले में दोनों पक्षकारों के बीच में कोई भी सेरेमनी संपन्न नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ दोनों पक्षकारों के बीच में विवाह का रजिस्ट्रेशन था। और रजिस्ट्रेशन उन्होंने इसलिए करवाया था, दोनों ने मिलकर के, लड़के और लड़की ने, कि इस प्रमाण पत्र से विदेश में उस लड़की को नौकरी के लिए आवश्यक था प्रमाण पत्र, तो उन्होंने विवाह का रजिस्ट्रेशन करा दिया। जब विवाद न्यायालय में पहुंचा तो मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसी परिस्थिति में विवाह का रजिस्ट्रेशन जो है वो नल एंड वॉइड होगा, क्योंकि विवाह तो हुआ ही नहीं है, विवाह संपन्न नहीं हुआ उनके बीच में, वैध रीति से अनुस्थापित हुआ हो ऐसा तो कुछ भी प्रूफ उनके पास था ही नहीं, मैरिज उनकी संपन्न नहीं थी। अर्थात सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन मैरिज को, रजिस्ट्रेशन पर ही मैरिज, या फिर इसे हम यूं कह सकते हैं कि केवल और केवल रजिस्ट्री ही विवाह के अनुष्ठानों का सबूत नहीं है, वो उसका एविडेंस नहीं है, केवल रजिस्ट्री। एक बात था कंगावली वर्सेस सरोजा 2002 मद्रास हाईकोर्ट। इस केस में भी यही कहा गया कि रजिस्ट्रेशन अवैध विवाह को वैध नहीं बना सकता। अवैध मीन्स की जब सेरेमनी संपन्न नहीं की गई, लोग ऐसे ही साथ में रह रहे हैं, दो पक्षकार मिलकर के, जो मैंने सेक्शन 7 में भी बताया कि सिर्फ और सिर्फ साथ रहना पति और पत्नी जैसे विवाह का स्टेटस प्रदान नहीं करता है। अर्थात विवाह सिर्फ रजिस्ट्रेशन पे बेस्ड नहीं है। इस प्रकार आज हमने यहाँ पे देखा कि सेक्शन 7 में सेरेमनी ऑफ हिंदू मैरिज की विवाह के लिए कौन कौन से संस्कार आवश्यक हैं। शास्त्रिक और कस्टमरी अनुष्ठान, दो तरह के अनुष्ठान बताए गए हैं। और धारा 8 में विवाह का रजिस्ट्रेशन, हिंदू विवाह का रजिस्ट्रेशन, विवाहों का रजिस्ट्रेशन, जहां विवाह रजिस्टर कराना हो वहां याचिका विवाह करने के 15 दिन के अंदर लोग न्यायालय में पेश करके अपने विवाह का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बट केवल और केवल रजिस्ट्रेशन विवाह को, या दो पक्षकार एक साथ पति पत्नी जैसे रह रहे हो, केवल सिर्फ रजिस्ट्रेशन हो, कोई भी आवश्यक अनुष्ठान संपन्न ना किए गए हो, तो उनके विवाह को
सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्री विभाग के अनुष्ठानों का सबूत नहीं है। इसे हमने यहाँ पे समझा आज। उम्मीद है आप लोग इनसे जरूर लाभ प्राप्त कर रहे होंगे। लेक्चर की नेक्स्ट सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 9, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। थैंक यू।